हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट आंसर होगा मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ओके, नाम आप ध्यान रखना। वो ब्राज़ील के हैं मूलतः, और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। ब्रिक्स संगठन का ये बैंक है। ओके, मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ठीक है, देखिए बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 27 मई को वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इंडिया की ओर से इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, तो उसी में ये तय हुआ है। अच्छा, इससे पहले तक कौन प्रेसिडेंट थे अब तक? तो केवी कामत इंडिया के ही हैं, और वो अब तक इसके प्रेसिडेंट थे, और जल्दी अब नया चार्ज ले लेंगे जो नए बने हैं। आप आंसर देख रहे हो। ओके, तो ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसमें कितने देश हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? आंसर होगा अनिल किशोरा। ओके, इंडियन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिस्क ऑफिसर रह चुके हैं वो। ओके, तो अब उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका नया वाइस चेयरमैन और चीफ रिस्क ऑफिसर भी चुन लिया गया है। चीफ रिस्क ऑफिसर मतलब मुख्य जोखिम अधिकारी भी। ओके, तो दोनों पद के लिए ये अब चुन लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव पर यानी मीडिएशन के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? आंसर होगा सी, यानी भारत ने कहा कि सैनिक और कूटनीतिक स्तर पर खुद सुलझाएंगे। ओके, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि हम चीनी पक्ष के साथ इस मामले में शांतिपूर्ण रूप से इसको सुलझाने के लिए संपर्क में हैं, और ये संपर्क जो है वो सैनिक और कूटनीतिक यानी आर्मी की ओर से भी चल रहा है और डिप्लोमेटिक रूप से दोनों तरीके से किया जा रहा है। ओके, और हमारी सेना ने सीमा पर काफ़ी जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाते हुए प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। मतलब हम बातचीत भी कर रहे हैं और आगे अगर कोई दिक्कत हुई तो हम आगे भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए। ओके, हालांकि इस दौरान बीच में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सरहद पार तनाव को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। दरअसल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की थी, ओके, नरेंद्र मोदी से। तो ट्रंप का ये कहना है कि मैंने पीएम मोदी से बात की और चीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है उससे उनका मूड ठीक नहीं है। ओके, देखिए एक तरह से इंडिया को प्रोपोगेट भी कर रहे हैं कि आप इस मामले में करो, कुछ कदम उठाओ। क्यों? इस बात को समझने की ज़रूरत है। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं अभी हाल ही में, ओके, कुछ महीनों बाद। तो कोविड-19 महामारी की वजह से वहाँ बहुत वो अनपॉपुलर हुए हैं, और बहुत सारे जो विदेश नीतियाँ उन्होंने अपनाई उन सब में ज़्यादातर में वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। ओके, ज़्यादातर इंटरनेशनल एक्शन वो विफल रहा है। कुछ ही सफल देखने को मिले हैं लेकिन ज़्यादातर फेल रहा है। जैसे ईरान से जो न्यूक्लियर डील ख़त्म की उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, दूसरी ओर जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है सैनिक वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ तालिबान से बातचीत चल रही थी, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा ठोस कोई असर दिख रहा है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर टूटा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तालिबान और अमेरिका के बीच में, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। इधर चीन ने हांगकांग के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो पास कर लिया है, और उस पर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चीन जो है वो हांगकांग को पूरी तरह अपने देश में मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ट्रंप जो है इंडिया को एक तरह से टारगेट देख रहे हैं कि चीन से भिड़े और कुछ उसको भी फ़ायदा मिले। ओके, चाइना का अलग रुख है, अमेरिका का अलग रुख है, लेकिन इंडिया की जो अभी स्थिति है कि वो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, मुझे लगता है कि ये सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। चीन ने इस साल दोबारा नापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अपनी सर्वे टीम भेजी है। ओके, तो सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? इसका आंसर होगा 8,844.9
0.43 मीटर। ओके, ये एक नया आंकड़ा देखने को मिल रहा है और ये नेपाल की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, उससे 4 मीटर कम है। ओके, देखिए चीन एक बार फिर से दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको नापने का काम कर रहा है। चीन की जो एवरेस्ट कंपनी है वो अभी हाल ही में तिब्बत के रास्ते पहुंची है दोबारा 27 मई को, लेकिन नेपाल इसे जो है वो ये जो मेजरमेंट है उससे संतुष्ट नहीं है कि इतने हाइट है उसकी। ओके, तो नेपाल की जो गणना है उसके अनुसार पर्वत की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.13 मीटर है और इसी को ग्लोबली माना जाता रहा है। देखिए चीन और नेपाल की जो सीमा है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर है। ओके, टॉप पे वो बंट रहा है, एक तरफ चाइना, एक तरफ नेपाल। तो इसलिए दोनों देशों के बीच में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर मतभेद जो है वो काफ़ी गहरा रहा है। और अभी इसको फाइनल मत मानिएगा, क्योंकि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा तभी आप कह सकते हैं कि चाइना का जो अभी जो डेटा है, जो उसके सर्वे दल ने डेटा जारी किया है, तो वही एग्जैक्ट होगा। ओके, जो अभी पहले से जो चल रहा है जो आंकड़ा, उसी को अभी तक मानने की ज़रूरत है, 8,848.13 मीटर। ओके, अब आगे देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट होता है। तो करंट अफेयर्स का यही मतलब है कि आप जो भी करंट की चीज़ें चल रही हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जनवरी टू अप्रैल का पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। 2019 का भी जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स का डिटेल में नोट्स के साथ वो अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा बुक भी है अमेजन पे 2019 का, वो भी देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यानी OIC का CMD किसे चुना गया है? आंसर होगा SN राजेश्वरी। ओके, वो अभी तक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जनरल मैनेजर है। ठीक है, तो इसका चुनाव किसने किया है? इनका जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के तौर पर तो किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, BBB ने। ओके, और CMD का फुल फॉर्म है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो एक वर्चुअल इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और उसी में राजेश्वरी को चुन लिया गया है। ठीक है, तो अब जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है इस पर फाइनल डिसीजन लेगी। ओके, देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उन सब में जो नियुक्तियां होती हैं, MD हो या CMD हो या डायरेक्टर्स हो, तो उनके आमतौर पर बैंक बोर्ड ब्यूरो की तरफ से चुन के भेजे जाते हैं और फिर केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है, स्वीकृत करती है। तो अभी फाइनली उनको ज्वाइन करने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का ये है कि चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए? मतलब आंकड़ा किस देश में सबसे ज़्यादा है? देखिए आंसर है इसका इंडिया। ओके, भारत। कोरोना जो इन्फेक्शन है उसके मामले में भारत एशिया में टॉप पर पहुंच गया है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार, और दुनिया में ये 9वें नंबर पर आ गया। देखिए तुर्की को पीछे छोड़कर इंडिया में कोरोना का केस जो है ना वो 1,65,000 से भी आगे बढ़ चुका है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र और गुजरात में है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है कि एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है, ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, और ये भी आशंका है कि चाइना में इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि कोरोना मरीज हो और उसने अपने डेटा को छिपा लिया हो ताकि इंटरनेशनली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वैसे ही उस पर एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि उसी की वजह से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, और कुछ हद तक इस बात को मतलब स्वीकार भी किया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन खैर चाइना इसको मानता नहीं है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो आंकड़ा बहुत कम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रवासी मजदूरों से बसों ट्रेनों का किराया न लिए जाने और सफ़र के दौरान खाना मुफ्त देने का आदेश किस अदालत या आयोग ने दिया है? ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ओके, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, देखिए कल भी करंट अफेयर्स वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, हालांकि उस वक्त जो है नोटिस जारी किया गया था गवर्नमेंट को, लेकिन अब फुल फाइनल ऑर्डर जारी हो गया है। एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन इसको एक तरह से मजबूत ऑर्डर कहा जाएगा। ओके, 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों और ट्रेनों से सफ़र करने वाले प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ओके, मजदूरों को राज्य सरकारें तब तक खाना दे जब तक कि वो अपने घर
बसों या ट्रेनों पर सवार होकर नहीं चले जाते हैं, ठीक है। उन्हें स्टेशन पर भी राज्य सरकार खाना देगी। यात्रा के दौरान रेलवे उनकी व्यवस्था करेगा खाने पीने की। अगला क्वेश्चन है स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताएं जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। आंसर होगा द क्रू ड्रैगन। ओके, देखिए 28 मई को ही भेजा जाना था, लेकिन लॉन्चिंग जो है स्थगित करनी पड़ी, टालना पड़ा क्योंकि मौसम खराब हो गया था अमेरिका में। तो अब 30 मई को इसकी उड़ान होनी है। स्पेस एक्स क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है, इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? आंसर होगा यादविंदर माल्ही। ओके, 52 ईयर के हैं और वो ट्रस्टी के रूप में पद संभालेंगे। कार्यकाल उनका मई 2024 तक रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, जो डाउनलोड का लिंक है क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और आपको बता दूं कि इसका PDF भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, कल मॉर्निंग को मिलते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।